Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Fatima Aslam from Behavioral Sciences. ओके जी, अनीका, सनिया, शाज़नीन, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। महनूर और कितने लोग हैं मेरे साथ? अपेरेंटली 77 है। कायनात, ओके, असदुल्ला, शेरोज, राबिया, ओके। अच्छा ये बताएं कि फजर खान इज अ मेल और अ फीमेल इन योर क्लास? Female, okay. Fajr is present in this class at the moment? टेस्ट का रिजल्ट आपका आ गया है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि आपको अभी तक अपने टेस्ट का रिजल्ट पता चला है कि नहीं चला। कैसा हुआ था टेस्ट, पहले तो ये बताएं। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और बाकी? हम्म। एमसीक्यूज आर रियली कंफ्यूजिंग। अच्छा, एमसीक्यूज आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग टू बी ऑनेस्ट। वेरी वेरी सिमिलर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि आप जब कॉपी पेस्ट करते हैं आंसर्स, ठीक है, अपने फ्रेंड से पूछ के या इंटरनेट से देख के या बुक से देख के, और फिर वो आगे फर्दर जो है दूसरे लोगों को सेंड करते हैं कि भाई तुम भी ये कॉपी पेस्ट कर लो, तो उसमें एक चीज देखा करें कि कहते हैं कि जब कॉपी पेस्टिंग के लिए भी जो होती है ना, अकल की जरूरत होती है, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जब आप कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो आप उसको एक दफा पढ़ने की भी जरूरत फील नहीं करते, ठीक है। क्योंकि कॉपी पेस्टिंग में अगर एक बंदे ने कुछ गलत लिख दिया, उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिए, कुछ गलत लिख दिया, तो वो पूरी की पूरी जो उसने जितने लोगों को वो आगे भेजा होता है आंसर, तो वो सारे वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं और वो वैसे ही स्पेलिंग मिस्टेक्स और बाकी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आपका चेक किया था जो सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन तकरीबन जो है 60-70 जो लोग थे उन्होंने एक ही बंदे का आंसर कॉपी किया हुआ था, ठीक है। कॉपी किए बगैर भी मार्क्स नहीं मिलते। देखें, जब एक एक मैंने पढ़ लिया ना, लेट से मैंने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, एक आंसर पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके उसको शायद मैं उतने पूरे नंबर दे दूं, जितने भी बनते हैं उसके वो मैं दे दूंगी, लेकिन क्या कहते हैं, अब उसके बाद लेट से नेक्स्ट 50 लोगों ने सेम वही आंसर कॉपी किया, ठीक है। तो मुझे तो पता चल गया ना कि ये भी किसी एक ने लिखा था और उसके नेक्स्ट 50 ने उसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब वो कौन सा वाला था जिसने लिखा था ओरिजिनली और जिसने कॉपी किया, ठीक है। तो जिसने कॉपी किया मार्क्स मतलब मिल रहे हैं उसको भी, ये नहीं कि नहीं मिल रहे, क्योंकि आपने मतलब मुझे तो पता चल गया कि आपने कॉपी किया है, ठीक है। जैसा एक था जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब उसमें जिस एक बंदे ने लिखा है जेंडर इनडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो अब वो अगली मतलब 60-70 ने उसको जेंडर इनडेंटिटी डिसऑर्डर लिखा हुआ है। तो ये इसलिए ये चीज देखा करें कि जो चेक करने वाले हैं ना, उनकी भी आंखें बिल्कुल ठीक है और उन्हें नजर आ रहा होता है कि जी क्या चीज किसी ने खुद लिखने की कोशिश की और क्या चीज कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। और सेम इज द केस विद एमसीक्यूज, आई एम श्योर, क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लेट्स से एमसीक्यू में 30 मार्क्स ले लिए और उसके बाद एससीक्यू का पेपर उन्होंने अटेम्प्ट करने की जरूरत ही महसूस नहीं की, ठीक है। ये नहीं कि दे हैव सिक्योर्ड 0 मार्क्स इन
SCQ and they have scored 30 marks in MCQ. ठीक है, तो अगर आप इन टोटल देखें तो वो पास है, तो आउट ऑफ 50 है। ठीक है, तो आई डोंट नो कि मतलब इस तरह से आप कितनी देर चला सकेंगे, क्योंकि आगे फर्दर एग्जाम पे तो देना ही है। और जो सामने बैठे लोग हैं, अब आई नो कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन असेसमेंट्स में प्रॉब्लम्स तो होती होती हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। लेकिन साथ साथ जो है ये देखने की जरूरत है कि आप लोग थोड़ा सा अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करें, जितने लोग कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, जब कॉपी करते हुए एक दफा कोशिश किया करें, आई गेस यू हैव 10 मिनट्स फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, और लेट्स से इफ यू हैव 5 मिनट्स इवन। ठीक है, तो अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी करके 1 मिनट लगेगा उसको पढ़ने के अंदर, कि उसको पढ़ लें कि यार इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है जिससे मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो ये जरूर कर लिया करें। ठीक है, ओके। आपकी क्लास का नेक्स्ट एक टेस्ट होगा इंशाल्लाह जुलाई में, और आई आस्क्ड योर सीआर टू आस्क ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो किस चीज़ का रिवीजन टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मेजोरिटी का जो डिसीजन था वो सेक्शन ई की तरफ ही था। सो रिवीजन टेस्ट का भी फायदा तभी होगा कि जब आप कुछ पढ़ के आएंगे, अगर तब भी कॉपी पेस्ट करना है तो आई गेस फिर ये एक फिजूल सी ड्रिल होगी, और मैं उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, इस ड्रिल को दोबारा करना। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट मुझे नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम अगर कॉपी पेस्टिंग हुई तो फिर देखा जाएगा कि अब उसको किस तरह से हमने जज करना है। ठीक है, अच्छा जी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, हम उनको डिस्कस करेंगे। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू आई हैव एट द मोमेंट इन द क्लास? 121। बुक्स अपने पास रखें। ठीक है, क्योंकि इसके आंसर्स आप मुझे बताएंगे और जहां हम अटकेंगे वहां पर मैं आपको हेल्प आउट करती जाऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करें। ओके, अच्छा जी। सो पेपर वन इज, ये मुझे आपसे ही पेपर्स मिले हैं। ठीक है, आप लोगों ने ही भेजे थे और मैंने उन्हीं को जो है वो क्या नाम है पावर पॉइंट के ऊपर कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे इन पेपर्स को। ठीक है जी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर वन इज, एन इंग्लिश एंड मैथ्स टीचर आर टॉकिंग इन द स्टाफ रूम आफ्टर an intelligent intermediate class performs badly in their subject. The English teacher says that the class was disinterested in her subject, while her colleague comments that her subject was too difficult. Now, it is about defense mechanisms. So, which defense mechanism is the English teacher using? English teacher कह रही है कि the class was disinterested in her subject. So, which defense mechanism English teacher is using? Rabia says projection. Okay. और कोई बता सकता है प्रोजेक्शन? ये जो जो प्रोजेक्शन बोल रहे हैं तो मैं पूछूंगी कि ये प्रोजेक्शन क्यों है, इसलिए यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करने से जरा देख के कॉपी पेस्ट कीजिएगा। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ओके। प्रोजेक्शन बिकॉज, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। अच्छा, और बाकी अपने इमोशंस को बच्चों के ऊपर डाल रही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि खुद में भी वो डिसइंटरेस्टेड थी, लेकिन उसने क्लास पे डाल दिया कि जी क्लास डिसइंटरेस्टेड है उसके सब्जेक्ट में। ठीक है, ओके। ओके, सेकंड इज मैथ्स टीचर। मैथ्स टीचर ने कहा कि हर सब्जेक्ट वाज टू डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई दे परफॉर्म बैडली इन द सब्जेक्ट। मैथ्स टीचर ने इस तरह से कवर किया है बुरे रिजल्ट को। तो वेयर आर द बॉयज इन द क्लास? रैशनलाइजेशन, अच्छा क्वेश्चन मार्क है, देखते हैं आगे और क्या आंसर आ रहा है। अभी तक सिर्फ शाजमीन का आंसर आया है, शाइस्ता एंड तमाम। इंटेलेक्चुअलाइजेशन आपका कहने का मतलब है। अच्छा, और रैशनलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन।
What else? Rationalization. अच्छा. Rationalization. कायनात का भी यही आंसर है. मोमिना. Okay, rationalize giving false reasons trying to justify the result. हम्म. अच्छा जी. Boys again asleep. किधर है शहरोज साहब? हुजैफा, शहरोज और किसने? असदुल्ला. अभी तक इन्होंने सलाम का मेरा जवाब. जी शहरोज, क्या ख्याल है? शहरोज बताएंगे रैशनलाइजेशन क्यों है? एक ने इंटेलेक्चुअलाइजेशन भी बताया है. आपकी क्लास वालों ने. give because giving mature reason that my subject is too difficult, maths teacher. अच्छा, तो इस वजह से ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन है. फरियाल, आप कह रहे हो कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन इसलिए है क्योंकि वो मेच्योर रीजन दे रही है. अच्छा, रैशनलाइजेशन. आप भी रैशनलाइजेशन के पास. ठीक है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज रैशनलाइजेशन बिकॉज शी इज ट्राइंग टू जस्टिफाई समथिंग विच इज बैड. और वो किस चीज के ऊपर डाल रही हैं? अपने ऊपर के जी, क्योंकि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है इसलिए जो है वो क्या कहते हैं, उसने क्लास में बैडली परफॉर्म किया. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द माइंड डू डिफेंस मैकेनिज्म्स अराइज? डिफेंस मैकेनिज्म्स अराइज फ्रॉम which पार्ट ऑफ द माइंड? कहाँ से आते हैं? फ्रॉइड की हम बात कर रहे हैं तो फ्रॉइड ने तीन चार बातें बताई हुई हैं. फ्रॉइड ने एक टोपोग्राफिकल मॉडल बताया था. फ्रॉइड ने एक स्ट्रक्चरल मॉडल बताया था. ठीक है. टोपोग्राफिकल मॉडल में क्या आता है? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस. और स्ट्रक्चरल मॉडल में क्या आता है? तो अनकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स. जी, फरियाल के अलावा और कोई बताएगा इसमें कि नहीं? फ्रंटल लोब रिलेटेड टू पर्सनालिटी. ओके. अब शाज़मीन, एक चीज आपने देखी है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द माइंड डू डिफेंस मैकेनिज्म्स अराइज? उन्होंने पूछा, फ्रॉइड की बात की है कि फ्रॉइड क्या कहता है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म्स फ्रॉइड ने दिए थे. अब वो हमसे फिलहाल स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं पूछ रहे कि जी वो टेम्पोरल लोब से आ रहे हैं या पैरेटल लोब से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं. ठीक है. दे आर आस्किंग कि ओके, फ्रॉइड ने जिस तरह से पार्ट्स बताए हैं माइंड के, और फ्रॉइड ने किस तरह बताए हैं? फ्रॉइड ने एक टोपोग्राफिकल मॉडल बताया है जो कि आइसबर्ग की फॉर्म में था, आपको याद हो, जिसमें एक था अनकॉन्शियस था, एक प्री कॉन्शियस और एक कॉन्शियस था. और एक उसने स्ट्रक्चरल मॉडल बताया था जिसमें उसने एड ईगो और सुपर ईगो की बात की. तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से फ्रॉइड ने माइंड के पार्ट्स डिस्क्राइब किए हैं. ठीक है. सो ऑलवेज ट्राई टू look into the complete question. ठीक है. सो यस, इट इज अनकॉन्शियस. यूजुअली जो फ्रॉइड वो बताता है तो डिफेंस मैकेनिज्म्स में ये अनकॉन्शियस पार्ट से आते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हैं दे आर कमिंग अनकॉन्शियसली. कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं कि जो कॉन्शियसली हम करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है यस इट इज रिलेटेड एंड बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम द अनकॉन्शियस. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज डिफाइन एल्ट्रुइज्म, सब्लिमेशन एंड सप्रेशन. तो ये तीन डिफेंस मैकेनिज्म तो आई गेस हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं. मैंने आपको दो दफा डिफेंस मैकेनिज्म्स कराए हैं. एल्ट्रुइज्म, सब्लिमेशन एंड सप्रेशन. बता सकता है क्या क्या है ये? एल्ट्रुइज्म क्या होता है? गिविंग चैरिटी. ठीक है. बीइंग वेरी काइंड टू डील विद योर स्ट्रेस. सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू अदर्स. बिल्कुल ठीक है. सब्लिमेशन. व्हाट इज सब्लिमेशन? use of negative energy into positive energy. बिल्कुल ठीक है. In a positive way when you use your negative energy. ठीक है. This is called sublimation. Okay, coming to suppression. अनिका बिल्कुल सही है. अनिका ने भी सही कहा. महनूर ने भी सही कहा. suppression. Now coming to suppression. तमाम ने भी ठीक कहा sublimation के बारे में. Okay, suppression is
conscious repression of emotions, not depression, repression of emotions. Consciously, when you keep the unpleasant feelings out of awareness, consciously repressing of feeling, it's okay, it's okay, it's okay, no issues. ठीक है, so I guess ये तो आपको सवाल बड़ा अच्छा आता था. डिफेंस मैकेनिज्म्स में तो अब आप जबरदस्त हो गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें आप. ओके. Head of institution is very fond of his deputy because of the perfection in his work, punctuality and orderliness. ठीक है, so which personality trait does the deputy probably have? परफेक्शन है वर्क के अंदर, पंक्चुअलिटी एंड ऑर्डरलीनेस है. तो पर्सनालिटी ट्रेट कौन सा है इस बंदे के अंदर जिसकी वजह से ये सब कुछ है? कौन कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट्स है? टाइप ए पर्सनालिटी है, बिल्कुल सही है. और टाइप ए पर्सनालिटी में क्या क्या होता है उसके थोड़े से वो ट्रेट्स बता देना, जो उसके डिस्क्रिप्शन बता दें उसकी. 3 नंबर का है ये पार्ट. ठीक है, तो अगर आप टाइप ए लिखते हैं तो टाइप ए के साथ जो है उसकी डिस्क्रिप्शन बताएं कि उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें आती हैं. परफेक्शनिस्ट है, ठीक है. पंक्चुअलिटी होगी, एम्बिशियस होगा, ड्रिवन है, कम्पिटिटिव है, बिल्कुल सही है, एग्रेसिव है, कंट्रोलिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है, अब आपने हमेशा जब क्वेश्चन को आंसर करना है तो आपने ये नहीं देखना कि अच्छा, हमेशा ये देखा करें कि उसके मार्क्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आंसर किया करें. अब अगर आप खाली एक वर्ड लिख दें टाइप ए, तो 3 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर टाइप ए के कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर मिल जाएगा. ठीक है, so you need to at least write a few words, a paragraph or a few lines about type A and the things that type A have. ठीक है, 3 नंबर का ये पार्ट है. ओके, कमिंग टू पार्ट बी, एनलिस्ट अदर फीचर्स ऑफ दिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर. अच्छा, अब आपका क्या है, अब आप एक चीज देख लें कि पार्ट ए में वो पूछ रहे हैं कि जी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है इस पर्सन के अंदर, और पार्ट बी में वो पूछ रहे हैं कि एनलिस्ट अदर फीचर्स ऑफ दिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर. दैट मीन्स कि आपने टाइप ए कहा था, टाइप ए इज अ पर्सनालिटी टाइप, इट्स नॉट अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ठीक है. अच्छा, अब सेकंड पार्ट में जब उन्होंने खुद ही कह दिया है कि एनलिस्ट अदर फीचर्स ऑफ दिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दिस मीन्स कि दिस पर्सन हैज नॉट अ पर्सनालिटी ट्रेट, अ पर्सनालिटी टाइप, बट ही हैज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर. तो अब अगर आप गौर करें कि ये कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है? ये जो ऑर्डरलीनेस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि पार्ट ए के अंदर आपने टाइप ए, ये नहीं लिखना है कि आप टाइप, हाँ आप ये लिख सकते हैं टाइप ए पर्सनालिटी और साथ साथ उसके आगे आप बहुत सी आगे चीजें लिख सकते हैं. लेकिन क्योंकि पार्ट बी में उन्होंने खुद ही आपको एक हिंट दे दिया कि जी ये कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. ठीक है, तो फिर आपने जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ओसीडी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड सारी चीजें लिखनी है. ठीक है ना. सो हमेशा एक काम क्या करें कि जब आप क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन के सारे पार्ट्स देख लिया करें, एक दफा उसको पढ़ लिया करें. क्योंकि कई दफा होता है कि पार्ट्स जो है इंटर रिलेटेड होते हैं और वही एक पार्ट का या दूसरा पार्ट का जो क्वेश्चन होता है वही पहले पार्ट का आंसर होता है. ठीक है, तो पहले हमारा ख्याल था जब हमने सिर्फ पहला पार्ट पढ़ा तो हमें लग रहा था जैसे ये टाइप ए टाइप कोई चीज है, क्योंकि टाइप ए के पर्सनालिटी टाइप है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है. ठीक है, लेकिन जब हमने पार्ट बी पढ़ा है क्योंकि वो रिलेटेड है टू क्वेश्चन, तो उन्होंने कह दिया है कि जी दिस इज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी इसके दूसरे फीचर्स भी बता दें किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के. ठीक है, तो दैट मीन्स कि फिर ये क्वेश्चन ओसीडी का है. ठीक है, अब उसके डिफरेंट और फीचर्स जो हैं वो भी आप बता सकते हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड अ पर्सनालिटी ट्रेट? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिसऑर्डर एंड अ ट्रेट? क्या ख्याल है, कुछ पता है किसी को? और डिसऑर्डर के होने में और ट्रेट के होने में क्या फर्क है? इफ इट इंटरफेयर्स विद लाइफ इट इज अ डिसऑर्डर. ओके. और कोई? ठीक है, ये एक बिल्कुल सही बात है ये वाली. और कोई और बता सकता है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने यही पूछा ना, हाउ वुड यू नो कि दिस इज अ ट्रेट और अ डिसऑर्डर.
ये पूछने का क्वेश्चन ये है कि हाउ वुड यू नो कि एक पर्सन जो आपके पास आ रहा है ही हैज अ डिसऑर्डर और हैज अ जस्ट अ पर्सनालिटी ट्रेट. Disorders have many traits, okay. Disorders hinders with your life activities, ठीक है. And trait just exists within you without causing any problem. बिल्कुल सही है, ये भी बात ठीक है. मानूर ने भी ठीक किया है. Trait is a characteristic, okay. Personality trait is a normal behavior aspect, सही है. Disorder is exaggerated, ठीक है. So जो major difference है वो तो यही है, यही जो आप लोग सब ने अभी कहा है कि जी trait is a characteristic, ठीक है, normal part of the personality, whereas disorder is when it starts hindering your normal functioning, ठीक है. It starts affecting your normal life, ठीक है. डे टू डे जो आपकी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज है, जब वो आपको मतलब ये आपकी जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या जो ट्रेट है वो आपको तंग करना शुरू कर दे, आपकी जिंदगी खराब करना शुरू कर दे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाएगा, ठीक है. ये एक मेजर डिफरेंस है इसका, ठीक है. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पर यूजली जो ट्रेट्स होते हैं कई दफा वो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, चेंज हो जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन जब वो डिसऑर्डर बन जाता है तो डिसऑर्डर के जो ट्रेट्स हैं वो रिजिड होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते. सो इट हैज बिकम अ डिसऑर्डर, देन द ट्रेट्स दैट डिसऑर्डर विल बी रिजिड, ठीक है, वो रिजिड ट्रेट्स होंगे. लेकिन अगर वो खाली पर्सनालिटी का एक ट्रेट है आपकी और आप, तो वो कभी चेंज हो जाएगा, कभी वो कम हो जाएगा, कभी वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वो चेंज होता रहता है, ठीक है. उसके बाद जैसे आप सबने किसी ने ये बात की कि जी पर्सनालिटी ट्रेट तो यूजली पर्सनालिटी का एक पार्ट है, लेकिन डिसऑर्डर के अंदर यूजली ग्रुप ऑफ ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, कोई एक खाली नहीं होता, एक्सेसिव ग्रुप ऑफ ट्रेट्स जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर होते हैं, ठीक है. उसके बाद एक और चीज ये भी हो सकती है कि जब पर्सनालिटी ट्रेट है, ठीक है, इसके अंदर आप क्योंकि और भी ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी के, सो इट कैन हेल्प, मतलब इट डजंट अफेक्ट योर रिलेशनशिप्स, ठीक है. जबकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है अगर किसी को हो जाए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ठीक है. उसके बाद यूजुअली जो अगर पर्सनालिटी ट्रेट है तो उन लोगों के अंदर कोई एम्पैथी भी होगी, ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही, क्योंकि हमने कहा ना कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो वो कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है, ठीक है. लेकिन जो लोग जिनके अंदर डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, वो उनकी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच होती है, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बिकॉज दैट इज अ डिसऑर्डर. तो वो डिसऑर्डर के अंदर उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ठीक है. सो इसके अलावा आप कह सकते हैं अगेन के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स वाले लोग हैं उनके अंदर कोपिंग स्किल्स काफी होते हैं, जबकि जो डिसऑर्डर वाले लोग हैं उनके अंदर कोपिंग स्किल्स नहीं होते, और वो क्या करते हैं कि वो पेन को या बुरी चीज को हर वक्त जो है, जो उनको जिस चीज से उनको लगता है कि या जिस चीज से उनको प्रॉब्लम होती है उसको हर कीमत पे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस जो पर्सनालिटी ट्रेट और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है. सो इज इट्स क्लियर, सबको क्लियर है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं. ड्रॉ अब्राहम मास्लोस पिरामिड ऑफ हायरार्किकल नीड्स. तो ये तो आपको पता ही है, पिरामिड आपकी बुक में बना हुआ है, आई गेस इसके अंदर तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये. व्हाई डिड मैस्लो प्रपोज अ पिरामिड ऑफ नीड्स इंस्टेड ऑफ अ स्क्वायर और सम अदर शेप? हाँ जी, इसका क्या आंसर है, क्या ख्याल है? मैस्लो ने पिरामिड ही क्यों बनाया है? कोई स्क्वायर भी बना सकता था, स्क्वायर शेप भी बना सकता था, कोई कुछ और भी बना सकता था, रेक्टेंगल भी बना सकता था, सर्कल भी बना सकता था, क्यों नहीं बनाया उसने, पिरामिड क्यों बनाया है? क्या ख्याल है? वाई पिरामिड? गो ऑन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ नीड, बिकॉज इट इज स्टेप वाइज, ओके, प्रायोरिटीज डिवीजन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही आंसर है इसका. क्यों? क्योंकि मैस्लो ने ये कहा था कि उसने कुछ नीड्स बताई थी ना, कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, फिर उसके अलावा कुछ इमोशनल नीड्स थी, ठीक है.
सो बेसिकली पिरामिड रिप्रेजेंट्स एन हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है कि कम से ज्यादा की तरफ जाना या ज्यादा से कम की तरफ जाना, जो भी है। तो लोअर नीड्स जो होती हैं, दे मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इंडिविजुअल कैन अटेंड टू द हायर नीड्स, ठीक है। हम यही कहते हैं ना, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी तो आप ऊपर जाएंगे। आप पहले, आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। जो बेसिक आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, आपने वो पूरी करनी है। पहले वो पूरी हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप सिक्योरिटी की नीड्स की तरफ जाते हैं कि मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे जगह चाहिए रहने के लिए जो सेफ हो, सिक्योर हो, ठीक है। सो इस तरह करके, तो फिर उसके बाद आप उससे हायर अप नेक्स्ट नीड पे जाते हैं, ठीक है। सो ये रीजन था एक उसको पिरामिड बनाने का। अगर आप स्क्वायर को देखें, सर्कल को देखें, तो वहां पे वो चीज ना बनती क्या, वो क्योंकि स्क्वायर भी एक ही तरह का होता है, स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल भी किसी तरह से उस माइंड में नहीं आता, ठीक है। सो ये बेसिक रीजन था उसने कि उसने पिरामिड को चूज किया कि जी नीड्स जो है उनको जब आपने शो करना है हायरार्की के अंदर, तो वो ऐसे शो करना है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली रीजन। इन हॉस्पिटल सेटिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्टेप। सो क्या कहते हैं आप, क्या जो हॉस्पिटल, अगर अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, तो वहां पे भी आप इन्हीं नीड्स को, उसकी हायरार्की देखते हैं। तो हर स्टेप पे कौन कौन से लोग हॉस्पिटल के अंदर ये नीड्स पूरी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर कौन पूरी करेगा? पैरामेडिक्स पूरी करेंगे। अच्छा, ठीक है। नहीं, डॉक्टर किस लेवल पे आएगा? हम एक एक नीड पे जा रहे हैं ना। लेट से बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है आपकी, जिसमें आपकी फूड है, आपकी थर्स्ट है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। ये सारी चीजें कौन पूरी करेंगे? दोनों। देखिए, आप नीड लिखेंगे तो उसके आगे लिखेंगे ना कि उसका प्रोवाइडर कौन है। पहले नीड लिखेंगे, उसके आगे लेट से आप एरो डाल के लिख सकते हैं कि प्रोवाइडेड बाय दिस, ठीक है। उसके बाद सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड, प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद उससे नेक्स्ट जो नीड होगी आपकी, ये क्या नाम है उसका, लव एंड बिलोंगिंग की, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय होम, ठीक है। दे विल बी प्रोवाइडेड बाय द नर्सेज, ठीक है, या जो आपका मेल नर्स स्टाफ होता है। एस्टीम एंड रिकग्निशन विल बी प्रोवाइडेड बाय, एस्टीम एंड रिकग्निशन कौन प्रोवाइड करेगा? एस्टीम एंड रिकग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, एस्टीम वगैरह ये कौन प्रोवाइड करता है? डॉक्टर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, वो प्रोवाइड करता है। और जो लास्ट है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, वो कौन प्रोवाइड करता है? पेशेंट themselves, नो। पेशेंट खुद कैसे प्रोवाइड करेगा? सोसाइटी। और फैमिली मेंबर्स भी नहीं करेंगे। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, अगर आप देखें कि पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, लेट्स से कि पेशेंट जो है वो क्या नाम है, उसकी कोई एम्पुटेशन होने लगी है, ठीक है। तो अब एडमिट हुआ, ठीक है। बिल्कुल जो लोअर वाली नीड थी वो आपके पैरामेडिक्स ने प्रोवाइड की। अच्छा, सेफ्टी की नीड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड की, गार्ड्स की फॉर्म में, सिक्योरिटी की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम आए उससे आगे, वहां पर उसको बेड शेड मिल गया है, कमरा मिल गया है, व्हाटएवर। लव एंड बिलोंगिंग की नीड पैरामेडिकल स्टाफ अगेन दे रहा है, नर्सेज दे रही हैं। एस्टीम एंड रिकग्निशन जो है डॉक्टर उसको देता है, क्योंकि पेशेंट इतना डिप्रेस्ड है, ठीक है, इतना डाउन है, इतना एंशियस है। तो जब आप उससे तमीज से बात करते हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो डॉक्टर काम कर रहा होता है। और उसके बाद जब पेशेंट ने जाना होता है, ठीक है, तो अब आप, क्योंकि पेशेंट लेट से अब इस हालत में है कि उसको एम्पुटेशन हो गई, और आप उसे चाहते हैं कि वो बजाय कि एक डिसेबल पर्सन के तौर पे एक बर्डन बन जाए सोसाइटी के ऊपर, तो आप चाहते हैं कि जी वो क्या कहते हैं, यूजफुल रहे सोसाइटी के लिए, बजाय ये कि, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं, या जो हेल्थ
के अंदर उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पूरी हो सकती है। और उसके अलावा जो हेल्थ पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ठीक है ना, वो एक सिस्टम बनाते हैं। ये वो सिस्टम उन्होंने बनाना है कि वो इस तरह का सिस्टम बनाए कि जो पेशेंट यहाँ से हॉस्पिटल से जब बाहर निकले तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड जो है वो थ्रू रिहैबिलिटेशन खुद ब खुद पूरी हो। ये ना हो कि उस बेचारे को वो घूमता फिरे। तो ये हॉस्पिटल का ही काम है कि जी वो इस तरह का पेशेंट जो है वो घर जाके बर्डन ना बन जाए। ठीक है, सो इन शॉर्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के थ्रू, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के थ्रू आप जो है पेशेंट को यूजफुल दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। और वो कौन बनाएगा? वो हेल्थ पॉलिसी मेकर्स बनाएंगे। ठीक है, सो लास्ट नीड जो है वो आपके हेल्थ पॉलिसी मेकर्स जो है वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। एज लाइफ बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रेसफुल, सोसाइटी इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन बी कंसिडर्ड प्रोटेक्टिव अगेंस्ट सुसाइड? ये तो सिंपल सी बात है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फैक्टर्स प्रोटेक्टिव अगेंस्ट सुसाइड, तो बुक के अंदर बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आपकी ढेर सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, गुड है। व्हाट इज द, अच्छा इसको हम छोड़ देते हैं। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशो कल्चरल फैक्टर्स ऑन थेरापेutics? ये क्वेश्चन जरा सोचने वाला है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशो कल्चरल फैक्टर्स ऑन थेरापेutics, अब 9 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पे क्या लिखेंगे ये बताएं। 9 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चिल्ड्रन, फैमिली, स्पिरिचुअल बिलीफ्स, ओके। अच्छा अगर आप, ठीक है, सोशो बिलीफ्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज, ठीक है, स्टिग्मा, ओके। तो हम इसको इस तरह करते हैं कि ये दो पार्ट्स हैं इसके, एक है सोशो, एक है कल्चरल। सो सोशल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं? पहले कल्चरल को पकड़ लें, खाली कल्चरल को। कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कल्चर के अंदर क्या क्या आता है? वैल्यूज, ठीक है, आगे, और नॉर्म्स, ठीक है, बिलीव्स, ठीक है, वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, और उसके अंदर फिर फोक वेज और मोर्स और ये सारी चीजें आ जाती हैं। सो ये सारे जो हैं आपके कल्चरल फैक्टर्स हैं। ठीक है, थेरेप्यूटिक्स कौन सी चीजें हैं? थेरेप्यूटिक क्या है? ट्रीटमेंट पे क्या इफेक्ट है कल्चर का? तो ये सारी चीजें आपने लिख देनी है, बिलीव्स भी लिख देने हैं कि वैल्यू भी करेगी, नॉर्म्स भी करेंगे, फोक वेज भी करेंगे, इनका इफेक्ट पहले तो ये लिख दें। ठीक है, उसके बाद हम सोसाइटी की तरफ आते हैं, लॉज, मोर्स, ठीक है। अब सोशल फैक्टर्स की तरफ आते हैं। सोशल फैक्टर्स कौन से हैं पहले? सोशल क्लास, ठीक है, और हेल्थ केयर सेटिंग, स्टेटस, सोशल स्टेटस, जेंडर, एजुकेशन, अच्छा, स्टिग्मा, बिल्कुल ठीक है, एज, एनवायरनमेंट, ओके। बुक को ज़हन में रखते हुए बताएं क्योंकि ये आपने क्वेश्चन लिखना होगा। रिलेशनशिप्स, ठीक है, बुक के अंदर भी चीज़, रिलीजन, बिल्कुल ठीक है, और रोल्स, बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट रोल्स जो आपके हैं, और इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, वो सोशल क्लास के अंदर भी आ जाएगी। सोशल सपोर्ट, बिल्कुल सही है, एक्सेसिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, स्टिग्मा भी सही है, सोशल सपोर्ट भी ठीक है, सोशल सर्कल, ओके, रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ फैमिली, जॉब्स, ठीक है, और इसके अलावा और कोई चीज़ रह गई है हमारे पास जो सिक रोल, बिल्कुल सही है, सिक रोल भी इसके अंदर आता है। ओके, सो अब हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया इस क्वेश्चन को, एक हमने सोशल फैक्टर्स पकड़े और एक हमने कल्चरल फैक्टर्स पकड़े। अब इतने फैक्टर्स आपने बता दिए हैं, अगर लेट्स से आप इन सब की एक एक हेडिंग दें। नंबर वन चीज, हेडिंग नहीं बात भूलनी देनी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग की जस्ट मेक अ हेडिंग एंड लेट्स से राइट 1 or 2 sentences ऑफ ईच पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो आपके मेरे ख्याल है कोई 5 फैक्टर जो है वो बन जाएंगे कल्चर के,
और कोई 6 7 8 फैक्टर्स आपके बन जाएंगे सोसाइटी के, तो एक रोल आएगा इसके अंदर दूबा। ठीक है, तो ये इतने फैक्टर्स हैं, समझ लें कि पूरा सेक्शन डी लिख देना है, लेकिन छोटा थोड़ा 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 करके। रोल ऑफ फैमिली, ठीक है, आपकी पेरेंटिंग भी इसके अंदर आ जाती है, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग भी आ जाएंगे कि पेरेंटिंग क्या चीज होती है इसके अंदर। आपका जो सोशल क्लास है वो आ जाती है, रोल ऑफ रिलीजन आ जाता है, ठीक है, सोशल सपोर्ट आ जाती है। तो ये इतना ढेर सारा एलिमेंट है आपके पास लिखने के लिए इस क्वेश्चन में। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने एक तो पॉइंट्स के अंदर लिखना है, और नंबर 2 आपने हेडिंग्स देनी है। बड़ा बड़ा सा लिखें जी, कल्चरल फैक्टर्स, उसके अंदर उसकी सब हेडिंग्स दें, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, लॉज, मोर्स, फोक वेज, व्हाटएवर, और उनमें एक एक दो दो सेंटेंसेस लिखते हैं। उसके बाद कल्चर सोशल फैक्टर्स लिखें, सोशल में ये जितने फैक्टर्स आपने बताए हैं ये सारे लिख दें, ठीक है, सबकी हेडिंग देके। तो ये एक जबरदस्त किस्म का आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और बताते जाएं कि जी इन्फ्लुएंस क्या होगा इस चीज का आपकी थेरेपेटिक्स पे। ठीक है, क्लियर है? तो डिफिकल्ट इसके अंदर है चीज, थोड़ा सा सोच के लिखने वाली चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। उफ, तो ये तो बहुत लंबा है मेरा ख्याल है, ये तो अभी तक मुश्किल से हमारा एक ही पेपर हुआ है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। ये पेपर है जो कि पता नहीं किस इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो अच्छा, question number 1, you have to deliver a lecture in Civil Services Academy and are asked to talk about emotional intelligence. How will you cover this topic? Briefly highlight the important components of topic. तो ये तो सीधा सीधा ही है, ठीक है, 5 मार्क्स का है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपने उसकी लेट से डेफिनेशन दे दें, ठीक है, और उसके बाद जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं। कितने एससीक्यूज होते हैं? एससीक्यूज जो है आपके जी होते हैं 5 एससीक्यूज होते हैं, 9 मार्क्स ईच। ठीक है, और कुछ कोई क्वेश्चन पूरा 9 मार्क्स का भी हो सकता है, और कुछ क्वेश्चन में पार्ट्स भी होते हैं, वो पार्ट्स की फॉर्म में 45 मार्क्स है एससीक्यू पेपर के। ठीक है, अच्छा, सो ये तो कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बता दें जल्दी से, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सेल्फ अवेयरनेस है, बिल्कुल ठीक है। ओन इमोशनल रिसोर्स, बिल्कुल सही है, ये तो इसकी सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन हो गई। मैनेजिंग इमोशंस, ठीक है, मोटिवेशन है, और रिकग्नाइज इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस, मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है, हैंडलिंग इमोशंस, ठीक है, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कुछ दो अपने से रिलेटेड है, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है, या सेल्फ मोटिवेशन। दो जो हैं वो आपके आ जाते हैं, 2 या 3 जो हैं वो दूसरों से रिलेटेड है, कि जिसमें आपने हैंडलिंग रिलेशनशिप्स करनी है, अवेयरनेस ऑफ इमोशंस ऑफ अदर्स करनी है, ठीक है, और एक जो है वो मोटिवेशन का है। ठीक है, सो 5 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, गुड स्किल्स एंड एम्पैथी, बिल्कुल सही बात। Okay, coming to question number 2. Patient in emergency expires. His relatives come and start shouting and arguing with you. How can you manage your anger? Calming technique, ये कौन सी टेक्निक है? Realize their hurt and not take it personally. Okay, relation techniques like deep breaths, relaxation technique. अच्छा, take a deep breath, PMR. हाँ, understand their condition, ask them to sit down and relax. ठीक है। हम्म, learn how to react, don't take it personally. ओके, सो इफ यू लुक इनटू द बुक, क्योंकि बात ये होती है कि जब आप एक्चुअल क्वेश्चन देख रहे होते हैं तो फिर आप बुक के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे होते हैं। आई होप कि आप लोग खुद बहुत कुछ लिख सकते हैं जैसे आप अभी बता भी रहे हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात है जो आप बता रहे हैं, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको बुक से भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी एक टॉपिक है हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट्स,
चैप्टर 1 में, ठीक है, सेक्शन ए का जो टॉपिक है हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट्स, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैनेजमेंट ऑफ हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स, ठीक है. So along with the relaxation technique, not taking it personally, calming them down and listening to them, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर भी लिखी हुई है और यही चीजें लिखी हैं, ठीक है. तो जब आप मुझसे ये पूछेंगे कि जी ये बुक के अंदर कहाँ है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, तो हाउ कैन यू मैनेज योर एंगर, ठीक है, कि आप ये सारी चीजें जो है ये उस जो वो पॉइंट्स है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर जनरल नॉलेज, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर. Okay, I guess I'm talking to only 10 students, 10 girls. That's it. बाकी तो शायद सारे आराम फरमा रहे हैं. 10-15 लोग ही हैं जो इस वक्त मेरे साथ हैं. ओह जैद, जबरदस्त. Maybe they are too shy to talk. अच्छा, मुझसे भी शर्म आ रही है बात करने में. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3. How fixation for a stage leads to abnormalities in the adulthood? Give examples and explain using Freud's principles of psychosexual development. क्या पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, क्या आंसर है इसका? How fixation to a stage leads to abnormalities. ओरल स्टेज में फिक्सेशन होगी तो गलेबल हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, हम स्टेज बाय स्टेज, अब उन्होंने आपसे पूछा क्या है, उन्होंने कहा एक्सप्लेन यूजिंग फ्रॉइड्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. मतलब ये है कि उन्होंने पूरी फ्रॉइड की थ्योरी पूछ ली है और पूछा है कि हर स्टेज पे जब फिक्सेशन होती है तो फिक्सेशन के बाद कौन कौन से एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, कौन कौन से पैथोलॉजिकल ट्रेट्स आते हैं, ठीक है. सो ओरल स्टेज में फिक्सेशन हो जाए तो स्मोकिंग बंदा करेगा एडल्ट लाइफ में, चूइंग ऑन पेंसिल्स करेगा, नेल्स करेगा, ठीक है, और गिलेबल होगा, ठीक है, ओरल डिपेंडेंट पर्सनालिटी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है. और एनल स्टेज में फिक्सेशन हो जाए तो क्या होगा? एनल स्टेज में फिर फिक्सेशन हो जाए तो एनल रिटेंटिव एंड एनल एक्सपल्सिव. रिबिलियस होगा, परफेक्शनिस्ट होगा, ठीक है, ठीक है, ऑर्डरनेस, इजीली डिस्ट्रेस्ड, बिल्कुल ठीक है, ऑब्सेसिव होगा. और अगर एनल एक्सपल्सिव हो जाए, यानी कि फिक्सेशन हुई है एनल एक्सपल्सिव की फॉर्म में, अनडिसिप्लिन्ड, डिसऑर्गेनाइज, मेसी, ठीक है, और क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव भी क्रूअल हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, केयरलेस, डिस्टर्ब, दूसरों की तरफ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ठीक है. ओके, सो फेलिक स्टेज में अगर हो जाती है फिक्सेशन, फिर डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स विद ऑपोजिट जेंडर, ईदर टू मच इनटू द ऑपोजिट जेंडर और टू लेस टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर, ठीक है. टू मच का मतलब ये है कि वो ज्यादा ही कोई फ्लर्टियस हो जाए, ठीक है, और मल्टीपल रिलेशनशिप्स हों लेकिन डिस्टर्ब्ड हों सब, ठीक है, और इंटरेक्ट ना कर सके ऑपोजिट जेंडर के साथ, और या फिर ये है कि उसकी बिल्कुल ही एक रिपल्शन हो जाए ऑपोजिट जेंडर से, ठीक है, वो भी गलत है ना, अजीब सी बात हो जाएगी. ओके, तो नेक्स्ट स्टेज जो हमारी आती है वो है लेटेंसी स्टेज. लेटेंसी स्टेज में इरोजेनस जोन कोई नहीं था, रिपल्शन और मोर अट्रैक्शन, बिल्कुल ठीक है. लेटेंसी स्टेज में हमारे पास कोई इरोजेनस जोन नहीं है, तो ऐसे हमें कोई खास चीज मिलती नहीं है उसके अंदर फिक्सेट होने वाली. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम जेनिटल स्टेज में. जेनिटल स्टेज में अगर फिक्सेशन होती है तो क्या हो सकता है? जेनिटल स्टेज, जेनिटल स्टेज में क्या कहते हैं, ये बताएं कि आपका इरोजेनस जोन कौन सा होता है? जेनिटल स्टेज में इरोजेनस जोन जेनिटल्स होते हैं, ठीक है. सो जेनिटल स्टेज में अगर फॉर एग्जांपल
उस स्टेज में भी फिक्सेशन हो सकती है, ठीक है। और जब वो फिक्सेशन होगी तो क्या कहते हैं, उस स्टेज में उसने अगेन माँ बाप से रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं, ठीक है। हाइपरसेक्सुअल हाइपोसेक्सुअल ओके हो सकता है, ठीक है। माँ बाप से रिलेशनशिप्स जो है वो भी खराब हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट जो उसने होना था वो हो सकता है कि ना हो सके इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन ड्यू टू व्हाट, क्योंकि हमने सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, तो इसलिए इस तरह का वर्ड यूज करने से पहले थोड़ा सा देख लें कि इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, politician comes to you and requests you to briefly highlight the important do's of the public speaking. How will you guide him what not to do while delivering speech in a jalsa? Okay, so how will you guide him what not to do while delivering speech in a jalsa? कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ओपन बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही है, शुड डू, डोंट प्रॉमिस व्हिच यू कांट डू, सही है। और नॉट ब्लेमिंग अदर, ठीक है। डूज कौन से हैं, पहले तो डूज की बात कर लें। डूज एंड यूज ऑफ जेस्चर्स एंड मोशंस, ठीक है। कंट्रोल योर नर्व्स, ठीक है। नो फेक प्रॉमिसेस, बिल्कुल सही है। स्पीक इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स द जनरल नॉलेज यू हैव, ठीक है, यू कैन ऐड दी फैक्टर्स इंप्रूविंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। दो टेबल्स बने हुए हैं आपकी बुक में, जितना आपको खुद आता है, ठीक है, वो जरूर ऐड करें उसके अंदर। रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, गुड लिसनर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज ना करें, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप वो जो दोनों चीजें हैं, फैक्टर्स इंप्रूविंग, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें पूछी गई हैं। उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट ब्रीफली द इम्पोर्टेंट डूज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पहले तो डूज बताने हैं और फिर डोंट्स बताने हैं, ठीक है, डूज एंड डोंट्स बताने हैं। तो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड ऑब्स्ट्रक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोनों आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री वाज लिसनिंग टू यू व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग अ पेशेंट, he pointed out some important deterrents to listening. Can you briefly highlight some important deterrents to listening? So क्या आंसर हो सकता है इसका? डिटरेंट्स मीन्स होते हैं जो कि रिस्ट्रेन करते हैं कोई चीज, यानी कि कोई चीज हिंडर करे किसी को। हिंडर, हिंड्रेंस टू लिसनिंग क्या है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन टू लिसनिंग क्या है, ठीक है। इंटरप्शन, ठीक है। कटिंग ऑफ द पर्सन, बिल्कुल ठीक है। frequent interruptions, lack of attention, daydreaming, dozing off, judgment, making comments, personal comments, selective listening, lack of exclusivity, zabardast, lack of attention, comments passing, ठीक है, selective listening, use of mobile phone, use of laptop, use of other things, judgmental, ठीक है। सो आपके पास बड़ी चीजें लिखने के लिए इसके अंदर कि कौन सी चीजें जो है लिसनिंग को अफेक्ट कर रही हैं। एंशियस, busy in your own let's say other things, talking to other people around, बिल्कुल ठीक है। अगेन ये आपकी बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है और आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, a heavy rush of dengue fever is expected in the emergency department of the hospital this season.
You are to train the students and doctors in dealing with verbal abuse. What are the important areas you will highlight and talk and explain to them? So आपको कहा गया है कि आपने ट्रेन करना है स्टूडेंट्स को और डॉक्टर्स को इन डीलिंग विद वर्बल अब्यूज। क्यों? क्योंकि एक बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे आजकल कोविड-19 के हालात हैं, तो इमरजेंसी के अंदर लोग जा रहे हैं और पेशेंट्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आप बताएंगे अपने ट्रेनर्स को, ट्रेनीज को, कि जी कि वो किस तरह से वर्बल अब्यूज से डील करें? एम्पैथी बताएंगे एक तो चीज, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे। यूज ऑफ मिनिमल प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। ट्रेन योरसेल्फ। बी काम, ठीक है। डीप ब्रीदिंग, फनलिंग। क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके, तो क्वेश्चन इज के डेंगू फीवर शुरू हो गया है, ठीक है, आउटब्रेक है डेंगू फीवर का, और हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त रश है, ठीक है। आपको कहा गया है कि जाहिर बात है, अब जब पेशेंट ज्यादा हैं, अटेंडेंट ज्यादा हैं और रिसोर्सेज कम है, तो लड़ाइयाँ भी होंगी हॉस्पिटल्स के अंदर, जिस तरह आजकल हो रहा है कोविड की वजह से भी, ठीक है। सो आप वर्बली अब्यूज भी आपको किया जाएगा डॉक्टर्स को, तो उन्होंने कहा है कि आपने अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करना है कि वो किस तरह से वर्बल अब्यूज के साथ डील करेंगे। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जबरदस्त। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट, ठीक है। और सो आई गेस आपने अभी कुछ लोगों ने जो है कुछ पहले अपने से रिलेटेड बातें की हैं, कि जो डॉक्टर से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, कि उसने अपने लिए क्या करना है, ठीक है, अपने लिए उसने अपने आप को काम रखना है और अपनी मैनेजमेंट, स्ट्रेस की मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट्स को क्या क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है, इंफॉर्मेशनल केयर देनी है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब लेट से अब आप काउंसलिंग करनी है। अब ये क्वेश्चन जो है इसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप लोगों ने खुद ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, एक आपने मैनेजमेंट बता दी है जो कि फिजिशियन ने अपनी करनी है, या डॉक्टर ने अपनी करनी है, ठीक है। और एक जो है पेशेंट से रिलेटेड करनी है, उसने चीज को देखना है, और एक उसने हॉस्पिटल से रिलेटेड। सो उससे मैटर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो उसने अपनी देखनी है, तो अपने बारे में उसने क्या करना है कि उसने अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। रिमार्क्स को पर्सनली लेना, ठीक है, जिस तरह आपने बताया। उससे पहले किसी ने कहा था कि टेक ब्रेक्स टू रिलैक्स योरसेल्फ, टेक टाइम ऑफ, ठीक है, ये भी बात ठीक थी, ठीक है। और किसी ने क्या बात की है, मैं वो जरा ढूंढ रही हूँ। काउंसलिंग, ब्रीदिंग, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करना है, अब्यूसिव वर्ड्स को पर्सनली लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो डॉक्टर्स ने अपने लिए करनी है। पहले तो ट्रेन योरसेल्फ, बिल्कुल ठीक है। तो एक पार्ट तो उसका ये हो गया, डॉक्टर ने अपने से रिलेटेड करना है। फिर उसने पेशेंट से रिलेटेड क्या करना है, पेशेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, काउंसलिंग करनी है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है, उनको काम डाउन करना है, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट से रिलेटेड क्या चीजें करनी है, उनसे कॉन्सेंट लेना है, उनको एम्पैथी शो करनी है, वेंट उनको कराना है फीलिंग्स इन अ डिसेंट वे, ठीक है, बिल्कुल सही है। वार्मथ एंड कंसिडरेशन, वो जो सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि आपने डॉक्टर ने जो है काउंसलिंग के जो है कि जी वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देता है, जेन्युइन होता है, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्टी दिखानी है और इस तरह करना है, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग करनी है, अंडरस्टैंड करनी है उनकी प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर आप लिख सकते हैं। तो इफ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अंडर टू हेडिंग्स, important points related to doctor and important points related to patient, ठीक है। और उसके अंदर आप फिर चार पांच पॉइंट्स लिख दें डॉक्टर से रिलेटेड, कि उसने अपने लिए क्या करना है, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को काम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लेना है, ठीक है। और इसके अलावा उसने जो भी आप इसके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपने बिहेवियर को मैनेज करना है, अब्यूसिव रिमार्क्स को जो है वो पर्सनली लेना, जजमेंटल नहीं होना, ठीक है, ये चीजें।
और उसके बाद अंडर द हेडिंग ऑफ पेशेंट आपने लिखना है कि आप डॉक्टर को चाहिए कि वो पेशेंट को इंफॉर्मेशन क्लियर प्रोवाइड करे, उसको काउंसलिंग उसकी करे, उससे कॉन्सेंट ले, उसको एम्पैथी शो करे। ठीक है, सो ये सारी चीजें। तो लेट्स से अगर आप इस तरह करके आंसर करते हैं तो जो चेक करने वाला होगा वो आपकी स्किल्स पे जो है आपको शायद 5 में से 6 नंबर भी दे देगा। ठीक है, ओके। उप्स, हमारे पास टाइम तो खत्म होने वाला है। जल्दी से गिव सम सजेशंस टू अंडरस्टैंड कल्चर, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। गिव सम सजेशंस टू अंडरस्टैंड कल्चर, जबरदस्त। वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, मोर्स, फोकवेज, लॉज, ये सारी चीजें जो है कल्चर अंडरस्टैंड करने के लिए हैं। बस 5 नंबर का सवाल है, ये 5-6 चीजें लिख देंगे, 2-2 लाइनें लिख दें इसकी, इनसे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कल्चर। ठीक है, अच्छा। टाइम क्या हो गया हमारे पास? टाइम बता सकते हैं मुझे? 4 minutes. Okay, so we still have one more question. We can do one more question. When a child starts going to a school, he learns a number of new things from peers. A couple comes to you to complain that their child is uncomfortable. How will you teach them the principles of reinforcement, Zabardast, in the behavior modification? And so, what is the reinforcement? Describe its types to parents. Okay, so what is reinforcement? Pehli baat. Definition of reinforcement. Describe its types. टाइप्स कौन सी है रीइंफोर्समेंट की, ये बताएं। बस मुझे टाइप्स बता दें, टाइप्स कौन सी हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये 2 टाइप्स हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हाउ विल यू टीच देम द प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सो टाइप्स का नाम लिखें, उसकी आगे से एक एक एग्जांपल दे दें। ठीक है, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप इसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या था, पनिशमेंट था, एक्सटेंशन था। अच्छा नहीं, उसके साथ आप इसके अंदर स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट भी आप लिख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? कंटिन्यूस है, इंटरमिटेंट, और इंटरमिटेंट से आगे फिर क्या चीजें आती हैं? फिक्स्ड रेशो। ठीक है, प्रिंसिपल्स यही है ना रीइंफोर्समेंट के। बेसिकली क्वेश्चन ही ये है कि जी रीइंफोर्समेंट किस तरह चल रही है। तो आपने प्रिंसिपल्स इसके अंदर वही आ जाते हैं कि आपने समझे पूरा रीइंफोर्समेंट आप लिख दें, डेफिनेशन लिखें रीइंफोर्समेंट की, टाइप्स उसकी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, और उसके बाद उसके स्केड्यूल्स हैं जो कि प्रिंसिपल्स हैं रीइंफोर्समेंट के, कि आपने कैसे देनी है रीइंफोर्समेंट, दे कैसे देखते हैं। ठीक है, सारी आप स्केड्यूल्स लिख दें इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंटरमिटेंट के आगे से? Okay, question number nine. What is the traditional three-stage model of memory? Describe and explain. Three-stage model of memory. Describe and explain. Short, intermittent, intermediate, long. अच्छा. Three-stage model of memory. Encoding, three stage. 3 stages है ना, किस तरह से मेमोरी बनती है? Encoding, storage and retrieval. ये 3 stage मॉडल है मेमोरी का। हर स्टेज को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, 3 stage मॉडल कि जी स्टोरेज में क्या, इनकोडिंग में क्या होता है, स्टोरेज में क्या होता है, और उसके बाद जो है आप उसको रिट्रीवल में क्या होता है। दिस इज अ ट्रेडिशनल 3 stage मॉडल ऑफ मेमोरी। ठीक है, और अगर आपको बहुत ही टेंशन है कि शायद मैं कुछ गलत कर गया हूँ, तो फिर आप एक सिर्फ डायग्राम और बना सकते हैं कि जो आपकी बुक में बनी हुई है, कि जिसमें वो शॉर्ट टर्म से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से लॉन्ग टर्म की तरफ किस तरह जाती है। तो दैट इज अ डायग्राम ओनली, वो आप बना सकते हैं इसके अंदर अगर आप बनाना चाहें। वैसे इसके अंदर 3 stage मॉडल वही बनता है कि जो आपका स्टोरेज है, एनकोडिंग है, और वो है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं हो सकता है कि इसमें एग्जामिनर क्या देखना चाह रहा है। तो इन इन ऑर्डर टू बी सेफ, इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफर साइड, आप एक बुक के अंदर आपकी डायग्राम बनी हुई है, वो भी 3 stage डायग्राम ही है, जिसके अंदर उन्होंने, जो मैं पेज बताती हूँ आपको, पेज कौन सा है वो, पेज 76 पे है, जिसमें इनकमिंग इंफॉर्मेशन, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी की एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो साथ आप ये भी उसके बना सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी बन सकती है। ठीक है जी, 2 पेपर्स हमने कर लिए हैं, बाकी जो कुछ रहते हैं वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोई चीज़ जो नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन?
जबरदस्त। ठीक है जी, तो अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अपने लिए भी दुआ करें, और मेरे लिए भी ढेर सारी दुआ करें। ठीक है। ओके देन, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज करने में तो मेरा पूरी क्लास आ गई है।